ईरान के अंदर इस्लामी इनकलाब आने के बाद, यानी ये जो इमाम ख़ुमैनी साहब का इनकलाब आया है वहाँ पे, इसके बाद इज़राइल और ईरान के जो रिलेशंस रहे हैं बहुत ही ख़राब रहे हैं। और ईरान इज़राइल को अपना थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करता रहा है और इज़राइल भी ईरान को इस साल तक थ्रेट नंबर 1 कंसीडर करता था। इस साल तक इस वजह से क्योंकि अभी उन्होंने अपनी जो थ्रेट एनालिसिस है वो रिवाइज़ की है हाल ही में, कुछ हफ्ते पहले, और उसके अंदर उन्होंने अब ईरान को थ्रेट नंबर 2 कर दिया है। उनके हिसाब से ईरान अब हमारे लिए थ्रेट नंबर 2 है। थ्रेट नंबर 1 अब उन्होंने रखा है चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर को। ये जो आलमी सतह पर तब्दीलियां आ रही हैं, अमेरिका और चाइना के कोल्ड वार के बाद जो तब्दीलियां आ रही हैं ग्लोबल ऑर्डर में, इसको अब इजराइल अपने लिए सबसे बड़ा थ्रेट कंसीडर कर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक फेवरेबल उनके लिए जो ग्लोबल ऑर्डर बना हुआ था, जिसमें उनकी बड़ी स्पेस थी और उनको बड़ा जो है वो प्रोटोकॉल भी मिलता था, एक अहमियत उनको मिलती थी वेस्ट की वजह से और अमेरिका की वजह से, वो अहमियत अब श्रिंक होने लगी है। तो इसीलिए अब उन्होंने ईरान को नंबर 2 कर दिया है, थ्रेट नंबर 2, और चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर जो है उसको थ्रेट नंबर 1 कर दिया है। अब इजराइल ने ईरान को जो अपने लिए बहुत बड़ा खतरा करार दिया हुआ है, इसमें सबसे बड़ी उनकी जो कंसर्न है ना, सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि ईरान न्यूक्लियर बम बना रहा है। उनके हिसाब से ईरान जो है मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल का इक्वलाइजर बनने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर सिर्फ एक ही न्यूक्लियर पावर मुल्क है और वो इजराइल है। तो मिडल ईस्ट का पावर बैलेंस बेसिकली इजराइल के हक में शिफ्टेड है काफ़ी डेकेड से लेके। ईरान इस पावर बैलेंस को इक्वलाइजर लाकर और जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पे इजरायली चाह रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो हमारी जो पोजीशन है, जो सिक्योरिटी पोजीशन है यहाँ पर रीजन के अंदर एज अ पुलिसमैन, वो ज़रा सी डाउन हो जाएगी। तो हर हाल में इजराइल जो है वो ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर बम बनाने से, लेकिन अभी तक उसमें उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता ईरान के अंदर इजराइल के जो ऑपरेशन होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशन होते हैं, वो चलते रहते हैं, वो जारी रहते हैं। ऐसे ही एक इजरायली ऑपरेशन का, खुफिया ऑपरेशन का पर्दा ईरान ने हाल ही में फाश किया है 2-4 रोज़ पहले। आपको याद होगा कि बीच में कुछ हफ्ते पहले तक भी ईरान के अंदर बड़े शदीद प्रोटेस्ट जो थे लादीन तबकात के, वो शुरू हो गए थे। लादीन तबकात यूं कि ये जो अजब से प्रोटेस्ट थे, यानी इन प्रोटेस्ट में जो इस्लामिक वैल्यूज़ थे ना, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। नाम सामने ये दे रहे थे कि ईरान के मुल्ले जो हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं, जो वहाँ की इस्लामिक रिजीम है, जिनकी हुकूमत है, नाम उनका दे रहे थे, लेकिन असल में प्रोटेस्ट जो वो कर रहे थे तो वो सर पे जो मुसलमान पगड़ी पहनते हैं उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे थे, और जो मुस्लिम औरतें हिजाब पहनती हैं उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इस्लामिक वैल्यूज़ के खिलाफ बेसिकली प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो इनको देखते ही अपेरेंटली लग रहा था कि इनके पीछे वेस्ट और इजराइल हो सकते हैं, क्योंकि ये वही सारी बातें हैं जो कि वहाँ से भी जिनकी रेजिस्टेंस आ रही होती है कि हिजाब नहीं होना चाहिए और ये सारा कुछ। तो बड़े शदीद प्रोटेस्ट वहाँ पर जो लिबरल तबकात हैं उन्होंने किए, और काफ़ी ईरान को मेहनत करनी पड़ी इनको कंट्रोल करने के लिए, जो कि कंट्रोल में है अभी इस वक्त। लेकिन अब इन प्रोटेस्ट्स के हवाले से कुछ नई डिटेल्स सामने आ रही हैं जो कि बड़ी चौंका देने वाली है। ईरान कह रहा है कि ये जो प्रोटेस्ट हमारे अंदर हुए थे ईरान के अंदर, ये असल में इजराइल इनके पीछे था, लेकिन अब उन्होंने मूसाद की टीमें पकड़ी हैं। बाकायदा मूसाद जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है, उनकी टीमें डिप्लॉयड थी और वो इन प्रोटेस्ट को ना सिर्फ सुपरवाइज कर रही थी बल्कि इनके अंदर मजीद वायलेंस लाने के लिए असला भी, इन्होंने वेपन्स जो है वो भी भेजे ईरान के अंदर, और इन्होंने कई सारी कार्रवाइयाँ भी प्लान की हुई थी। और जो सबसे बड़ा इनका ऑब्जेक्टिव था इन प्रोटेस्ट के दौरान वो ये था कि इस अनार्की के चलते जो टॉप के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो लोग हैं उनको टारगेट करना सबसे इनका बड़ा ऑब्जेक्टिव था। रेफरेंस अब देना इस हवाले से बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब इस तरह की बातें होती हैं तो रेफरेंस देना बड़ा ज़रूरी होता है। यरूशलेम पोस्ट, इजराइल का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट, इन्होंने लिखा है कि ईरान क्लेम्स इट अरेस्टेड 6 मुसाद टीम्स अमिड प्रोटेस्ट्स। द अलिजिड अरेस्ट्स वर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय ईरान्स इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री इन लेट दिसंबर। 6 टीमें उन्होंने पकड़ी हैं और एक एक टीम में कई कई लोग हैं, बाकायदा ये प्लानिंग करके और कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। आज वेडनेसडे है, तो कल असल में इन्होंने ये सारे क्लेम्स किए हुए हैं ईरान वालों ने। वो कह रहे हैं कि 23 लोग हमने टोटल पकड़े हैं, 6 टीमों के अंदर 23 लोग हमने पकड़े हैं, और मुख्तलिफ जो सूबे हैं ईरान के वहाँ से इनको पकड़े हैं। ईरान भर में ये नेटवर्क फैला हुआ था। तेहरान के सूबे से पकड़ा उन्होंने, इस्फहान का सूबा जो है वहाँ से पकड़ा, यजद से पकड़ा, और अजरबैजान के पास जो वेस्ट अजरबैजान का सूबा है ईरान का, वहाँ से पकड़ा इनको, और गोलिस्तान का जो सूबा है वहाँ से भी इनको पकड़ा गया है।
तो मुल्क भर से इन्होंने 23 लोगों को पकड़ा है जो कि मोसाद के साथ मिलकर इन प्रोटेस्ट के दौरान काम कर रहे थे, प्रोटेस्ट को फैला भी रहे थे, और इनके अंदर जो है वो वायलेंस लाने के लिए बारूद भी ये लेकर आ गए थे ईरान के अंदर। तो ईरान जो है अब लोग लेकर आ गया है, यानी कि सबूतों के साथ वो सामने आए हैं और बंदे उन्होंने आइडेंटिफाई करके दुनिया को दिखाया कि ये देखें कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इजराइल करता है दहशतगर्दी फैलाने के लिए। इससे पहले वैसे कुछ वेस्टर्न मुल्कों के भी नाम लिए थे ईरानियों ने, उनके भी जासूस पकड़े थे। जब ये प्रोटेस्ट पीक पे थे ना, तो कुछ वेस्टर्न मुल्कों के लोग भी ईरान ने पकड़े थे और उनसे कन्फेशन वीडियोस उनके भी रिलीज़ किए थे, जिसमें वो कह रहे थे कि हमें सरपरस्ती हासिल है अपने जो हुकूमत है उनकी, और वो हमें यहाँ भेज रहे थे कि हम यहाँ पर प्रोटेस्ट बढ़ाएं इस्लामिक रिजीम के ख़िलाफ़। तो यहाँ पर इजराइल और ईरान के दरमियान मज़ीद जो टेंशन हैं वो बढ़ने लगे हैं। कल के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि लुबनान जो कि बड़ा करीबी मुल्क है ईरान का, क्योंकि लुबनान की हुकूमत में हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह को अक्सर वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्ट्री उनको दी हुई होती है, इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट जब भी बनाते थे। तो हिजबुल्लाह है वहाँ पर लुबनान के अंदर, और लुबनान की जो एयर स्पेस है वो ईरानी ड्रोन्स ने वायलेट की थी कल। तो यहाँ पर देखें कि ईरान के साथ भी उनके रिलेशंस जब ख़राब हो रहे हैं तो उधर लुबनान के साथ भी इनके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं। लुबनान ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट लॉन्च किया है इजराइल के साथ कि भाई आप हमारी एयर स्पेस की वायलेशन क्यों कर रहे हैं। बहरहाल आखिर में आपके साथ ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी शेयर कर दें कि ईरान और तुर्की के ताल्लुकात में मज़ीद जो है वो बेहतरी आ रही है। तुर्की ने हाल ही में अपने जो रिलेशंस थे सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ, वो उन्होंने बेहतर किए हैं, और सीरिया के साथ भी उन्होंने अपने ताल्लुकात बड़े बेहतर किए हैं, और अब ईरान के साथ भी उनके जो रिलेशंस हैं वो बेहतरी की तरफ चल पड़े हैं। और कहा जा रहा है कि मॉस्को इसके पीछे है, रशियंस जो हैं वो दोनों मुल्कों को फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए। और कहा जा रहा है कि ईरानी जो सदर है वो आने वाले दिनों में आपको तुर्की के अंदर उनका बड़ा एक अहम तरीन दौरा होते हुए भी नजर आएगा। ये मिलेंगे जाकर तैयब अर्दोगान के साथ। तैयब अर्दोगान इस वक्त बड़ी बेहतरीन पॉलिसी लेकर चल रहे हैं। दुनिया को उन्होंने फूड क्राइसिस से तुर्की वालों ने बचाया हुआ है। मैंने आपको कुछ रोज़ पहले बताया था कि रशिया और यूक्रेन की डील तुर्की ने करवाई थी। वो डील ये थी कि ये जंग लड़ेंगे आपस में, लेकिन दोनों मुल्क चूँकि दुनिया के सबसे बड़े वीट प्रोड्यूसर्स में से एक माने जाते हैं, तो इनके दरमियान जंग की वजह से दुनिया में फूड क्राइसिस पैदा हो गए थे। तो तुर्की वालों ने असल में वो फूड क्राइसिस दुनिया के ऊपर अवॉइड करवाए थे। वो यूं कि दोनों को बिठाया और दोनों में ये एक एग्रीमेंट करवाया था तुर्की ने कि ये जो वीट के जहाज़ हैं दोनों मुल्कों के, वो जंग के अंदर हिट नहीं होंगे। और ये जो ब्लैक सी से जहाज़ आते हैं वीट के, यूक्रेन के और रशिया के, ये तुर्की के रास्ते जाते हैं, इस्तांबुल के रास्ते। यानी इस्तांबुल जो है वो दरवाज़ा समझ लिया आप ब्लैक सी का। तो उस वजह से फिर तुर्की की एक अहम हैसियत है, अहम रोल है इस हवाले से, क्योंकि तुर्की के बिना ना यूक्रेन अपनी वीट दुनिया को बेच सकता है, ना रशियंस अपने इस इलाके, ये जो यूक्रेन के पास वाले इलाके हैं ना, उनके जो ब्लैक सी के बंदरगाह है, वहाँ से रशियंस भी दुनिया को वीट नहीं बेच सकते। तो तुर्की के साथ इन्होंने फिर ये मुआहदा किया था, और इस वजह से फिर वीट क्राइसिस जो दुनिया में पैदा होने वाले थे वो डिफ्यूज़ हो गए, ख़त्म हो गए। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में है जिन्होंने बेनिफिट हासिल किया है इससे। अभी 1-2 रोज़ पहले ही रूसी गंदम, रूसी जो वीट है वो पहुंची है पाकिस्तान के पोर्ट्स पे, और इस वजह से वो जो एक वहाँ पर भी वीट क्राइसिस का एक ख़तरा पैदा हो रहा था वो थोड़ा सा अवॉइड हो गया है। तो वहाँ पर तुर्की वाले ये कर रहे हैं। दूसरा, तुर्की वाला यूरोप को एक बहुत बड़ी जंग से बचा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, वो इस तरह से बचा रहे हैं कि ये जो फिनलैंड और स्वीडन को ज़बरदस्ती अमेरिकन से घसीटने की कोशिश कर रहे हैं नेटो के अंदर। पता है ये क्यों घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि फिनलैंड की और ये जो ममालिक है ना, इनकी भी बॉर्डर्स लगते हैं रशिया के साथ। तो अगर ये मुल्क नेटो में आ गए तो रशिया इनके अंदर भी घुस जाएगा। इसकी वजह यह है कि इनका भी बॉर्डर लगता है रशियंस के साथ, और रशियंस अपने बॉर्डर्स पर कभी भी नेटो को आने नहीं देंगे। इसी वजह से तो देखें यूक्रेन के अंदर घुस गए ना, यूक्रेन जाने वाला था नेटो के अंदर, तो ये रशियंस घुस के आ गए कि ये कैसे जाएंगे, ये तो फिर नेटो वाले हमारे बॉर्डर्स पे आएंगे। तो अगर फिनलैंड स्वीडन भी जाएंगे वहाँ पर नेटो में, तो वहाँ पर भी जंग शुरू हो जाएगी रशियंस की इनके साथ। लेकिन ये है कि तुर्की ने बड़ा एक ज़बरदस्त उन्होंने कार्ड खेला हुआ है तुर्की वालों ने, और ऑब्जेक्शन लगा दिया है दोनों मुल्कों के इंक्लूजन में कि ये नेटो में शामिल नहीं हो सकते। तुर्की भी नेटो का मेंबर है, और नेटो का लॉ है कि जब तक सारे मुल्क ओके नहीं करते, नया कोई भी मुल्क आ नहीं सकता उसके अंदर। तो तुर्की वालों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है, तो इस पे उन दोनों का मामला जो है वो अटका हुआ है। तो इस पर आपको दाद देनी पड़ेगी तुर्कों को कि वो बड़ी ज़बरदस्त इस वक्त डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, जो कि ना सिर्फ उनके अपने मुल्क के लिए बेहतरीन है, बल्कि वो ग्लोबल लेवल पर, आलमी सतह पर जो अमन है और प्रॉस्पेरिटी है उसको
बरकरार रखने के लिए वो अपनी सारी पॉलिसीज़ बना रहे हैं।